मैंने ऐसा सुना है कि टी सीरीज अब सीधा सीधा हर कोई जो आदिपुरुष को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उन वीडियोस को ब्लॉक कर रही है। आप कितना भी मिनिमम उनका फुटेज यूज़ कर लो, डायरेक्ट आपका वीडियो कॉपीराइट क्लेम कर रहे हैं। तो अपन तो है ही वैसे आलसी, लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं, तो कम से कम फुटेज का इस्तेमाल किया जाएगा इस वीडियो में। तो ये एक प्रॉपर पॉडकास्ट होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग जस्ट लाइक सेफ्स। आपको उस इंसान का नाम पता हो या ना पता हो, बट आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ साल पहले हुई वो कंट्रोवर्सी जरूर सुनी होगी, जहाँ पे गली बॉय का जो एक सॉन्ग था अपना टाइम आएगा, उसको बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला था। अक्षय कुमार की जो फिल्म थी केसरी, उसके लिरिसिस्ट ने काफ़ी आपत्ति जताई थी उस पर कि उनका जो गाना था तेरी मिट्टी में मिल जावा, उसे बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड क्यों नहीं मिला। एंड उस टाइम भी मैं थोड़ा अचंभित हुआ था ये चीज़ सुन के कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। ये चीज़ तो भाई गुलजार और जावेद साहब ने भी नहीं की कभी उनके करियर में। आप तो पता ही नहीं, मैंने नाम ही पहली बार सुना था उस इंसान का उस वक्त। ये वही इंसान है जिसने आदिपुरुष लिखी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि मनोज मुंतशिर फिर एक बार कंप्लेन जोन में चले गए हैं। मनोज मुंतशिर बोल रहे हैं कि हम लोग ने तो रामायण बनाई ही नहीं है, हम रामायण से इंस्पायर्ड है। लेकिन अभी रिलीज के पहले तो आप कुछ और बोल रहे थे कि रामायण जैसी की वैसी उठा के बनाई है हमने। अब आप बोल रहे हो कि हमने रामायण बनाई ही नहीं है। तो आप कुछ एक मन तो बना लीजिए, आपके कहना क्या चाहते हो भाई। बट देन आप तो मनोज मुंतशिर भी नहीं हो, क्योंकि आप या तो मुंतशिर हो सकते हो या शुक्ला हो सकते हो। इनका नाम एक्चुअल में है मनोज शुक्ला, बट इन्होंने मुंतशिर तब लगाना शुरू किया शुक्ला की जगह पे जब उन्हें लगा कि भैया शुक्ला में तो कोई वजन नहीं है, तो उन्होंने पेन नेम अपना रख लिया मनोज मुंतशिर। अब मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपकी फिल्म से ही कोई आपत्ति नहीं है एक्चुअली। आप करो ना यार, चेंजेस करो, आप एस्थेटिक चेंज करो, आप पूरी फिल्म वीएफएक्स में बनाओ हरा कपड़ा लगा के क्रोमा का, आप अटायर चेंज करो, आप बिंदास गेम ऑफ थ्रोन्स वाइकिंग्स से इंस्पिरेशन लेके फिल्म बनाओ, बट मज़ेदार फिल्म बनाओ तो कोई बात है। तो इतने खर्चे का कोई मज़ा है। तो वन बाय वन पीस बाय पीस नट बोल्ट खोलेंगे हम इस फिल्म के। और ऑब्वियसली स्पॉइलर फील्ड चर्चा होने वाली ये, क्योंकि रामायण के स्पॉयलर्स तो न्यू बॉर्न छोड़ के हर किसी को पता है। इंडिया के महाकाव्य है, दो ही महाकाव्य है देश में, एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। तो जब आप इतने इम्पॉर्टेंट किसी लिटरेचर को लेके फिल्म बना रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, एंड दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज नॉट, एंड दैट्स व्हाट हैज़ बॉदर्ड दिस नेशन। कि जिस तरह से पूरा देश एक साथ आया है इन अ मूवमेंट अगेंस्ट आदिपुरुष, जिसे अब फिल्म के मेकर्स मूवमेंट अगेंस्ट हिंदुइज्म भी बताने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। मतलब ये लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि किसी भी तरह से अपनी कॉलर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मुंतशिर साहब, जिन पे मैं आऊँगा अभी, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स। देयर आर 3 एक्चुअली, और सिर्फ 2 ही लोगों की बात की जा रही है मेजरली। मैं वो तीसरा नाम भी आज लूँगा इस पॉडकास्ट में। आई थिंक शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो नाम में फंस गए ये लोग। इन्होंने कहा कि हमारी फिल्म रामायण से इंस्पायर्ड नहीं है पहले, फिर सेकेंडली रिलीज़ के बाद ये लोग ये राग लगाने लगे कि हमारी फिल्म तो एक मॉडर्न रीटेलिंग है, हम लोग इंस्पायर्ड है। तो मॉडर्न रीटेलिंग तो डेफिनेटली है ये, क्योंकि फिल्म में उन्होंने कहीं भी राम, लक्ष्मण, सीता, रावण ये वाले ट्रेडिशनल नाम नहीं यूज़ किए हैं। उन्होंने सभी कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट नाम यूज़ किए हैं कि राम को राघव कर दिया, लक्ष्मण को शेष कर दिया, सीता को जानकी कहा गया है, रावण को लंकेश कहा गया है। और ये ऐसे चेंजेस है जो आप पोस्ट में नहीं कर सकते, ये तो शूट करते वक्त ही ये चेंजेस डिसाइडेड थे। तो आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं मेकर्स के दिमाग में तो थी कि हम एक मॉडर्न रीटेलिंग कर रहे हैं रामायण की, उसे मॉडर्न तरीके से आज की जनरेशन के लिए पेश कर रहे हैं। एंड ये चीज़ हर जगह पे दिखाई देती है, जो एस्थेटिक है फिल्म का, कि पूरी तरह से इसे VFX के साथ ही शूट किया गया है। आई डोंट नो व्हाट वुड बी द टर्म, बट ये लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म है, ऐसा मैं बोलूँगा इसको, कि सिर्फ जो लाइव एक्शन कैरेक्टर्स है वही असली है, बाकी सारे बैकड्रॉप, सारे बैकग्राउंड, सब कुछ VFX में किया हुआ है फिल्म का। उसके बाद जो अटायर्स थे उनके, या जो केशभूषा थी, हेयर व्हाट वुड बी द टर्म फॉर हेयर, जो हेयर ड्रेसिंग थी फिल्म में, वो भी अलग तरीके की है। आई वुड से ये वैसी नहीं है जैसे वी आर यूज्ड टू वॉच इट, जैसे हमने रामानंद सागर की
रामायण में देखा था, या फिर युगो साको की एनिमेटेड जो थी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम उसमें देखा था, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाया है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्रेश टेक ऑन रामायण एंड वो चीज़ इंटरेस्टिंग थी। मैं उस चीज़ से ऑफेंडेड भी नहीं हूँ। मेरा पॉइंट यही था कि भाई मज़ेदार फिल्म बनाओ, जो कि ये फिल्म नहीं है। प्रॉब्लम मेरा वो है। अगर आप मॉडर्न रिटेलिंग ही कर रहे हो तो पहली बात तो पॉइंट टू पॉइंट मत फोकस करो फिर उस कहानी पे, उसको रामायण की रिटेलिंग मत बनाओ पॉइंट टू पॉइंट। आपको अलग ही जाना है, हम साथ साथे बना लो, मणिरत्नम की रावण बना लो, या RRR बना लो। हर इन तीनों कहानियों में रामायण के जिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, बट वो पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट टू शॉर्ट फॉलो नहीं करती है क्रोनोलॉजी को। ये बस सार को ले लेती है, कोर वैल्यूज को ले लेती है रामायण, और इसके साथ बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। मणिरत्नम की रावण में तो रावण को हीरो दिखाया गया है और राम को विलन दिखाया गया है, फिर भी उस पर किसी ने कभी आपत्ति नहीं दिखाई, क्योंकि वो रामायण नहीं थी, वो रामायण का अडेप्टेशन नहीं था। वो रामायण को अलग तरीके से एक मॉडर्न रिटेलिंग में बता रहे थे कि भैया आज के दौर में तो रावण हीरो है। ये कहानी थी मणिरत्नम की रावण की। तो उस तरह का अगर आप करते तो नोबडी वुड हैव बैटेड एन आई और आईड ए बैट। मुझे नहीं पता है एक्चुअली, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता है क्या कहावत है ये, क्या बोलते हैं इसको। नोबडी वुड हैव बैटेड एन आई कि ऐसा क्यों दिखा दिया। बैट की बात आ ही गई है तो हर सबको पता है कि रावण ने पुष्पक विमान में सीता जी का किडनैप किया था। आपको पता नहीं क्यों बैट घुसाने की क्या उसमें इच्छा हो गई। जो इनकंसिस्टेंसीज है इस फिल्म की, दे आर ऑफ द चार्ट्स। लाइक कभी कभी अगर मैं इनको डिफेंड करने की नहीं कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि भैया ये तो बिल्कुल इन्होंने जानबूझ के गैस लाइट करने के लिए ये फिल्म बनाई है सारे हिंदुओं को, कि भाई देखो हम क्या कचरा कर रहे हैं हमारे महाकाव्य का। एस्थेटिक आपने पूरी तरह से चेंज कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिन सिटी पूरी ही VFX फिल्म है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बहुत इंटरेस्टिंग लगती है सिन सिटी जैसी फिल्म है मुझे। आप वैसा कुछ कर देते कमाल ही हो जाता, बवाल ही हो जाता। एक कोशिश दिखाई भी देती है वहाँ पे कहीं ना कहीं कि आपने करने की कोशिश की है, बट देन पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग। उसी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो सारे कैरेक्टर्स की लुक्स जो है एकदम ही अलग कर दिए हैं। शूर्पणखा, मुझे पता नहीं रावण का कैरेक्टर जो था वो ऐसा 12-13 फुट जो हाइट दिखाई है उसकी, वो ऐसा क्यों किया है, उसे जायंट दिखाने की कोशिश क्यों है। और वो 7 फुट तक अगर रुक भी जाते तो भी इट वाज ऑल राइट। अब जब शूर्पणखा का और रावण का सीन होता है, मैं इन्हें ट्रेडिशनल नामों से ही बुलाऊंगा बाय द वे, मैं लंकेश वगैरह नहीं बोलूंगा, मुझे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दोज नेम्स। तो जब शूर्पणखा और रावण का जो सीन होता है वहाँ उनकी हाइट में डिफरेंस क्यों है, दोनों तो भाई बहन है। अब अगर वो दोनों भी राक्षस कुल के हैं, जो कि कहा जाता है कि रावण ने इतने बुरे काम कर दिए थे कि उसे राक्षस कहा जाने लग गया था, ही वॉजंट राक्षस बाय बर्थ। बट इस चीज़ में भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, और इसी वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि हम कोई झंडू तो है नहीं कि 600 करोड़ लेके एक फिल्म बना देंगे बिना रिसर्च किए। तो मुझे 2-4 चीज़ें कंफर्म करनी पड़ी। मुझे युगो साको की फिल्म देखनी पड़ी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। फिर मुझे रामानंद सागर के रामायण के कुछ सीन्स देखने पड़े, काफ़ी कुछ चीज़ें बैकग्राउंड चेक करनी पड़ी। उसके बाद आई थॉट कि ओके अब थोड़ी अथॉरिटी से बात कर सकते हैं हम इस फिल्म के बारे में, क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रामायण जैसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको लेनी ही पड़ेगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने हाथ डाल दिया है उसके अंदर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको खाजा खाना भी और रखना भी, आप रामायण बनाएंगे भी और फिर आपको जिम्मेदारी भी नहीं लेनी है उस चीज़ की, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि वी फक्ड अप। आप एक्सेप्ट कर लो ना मुंतशिर साहब, अगर आप एक सॉरी बोल देते। अरे रामायण किस चीज़ की कहानी है? रामायण कहानी है लड़ाई अहंकार के विरुद्ध की। आप में तो भर भर के पड़ा है अहंकार। मुझे तो आप में एक बहुत उम्दा पॉलिटिशियन दिख रहा है, और आपके बहुत अच्छे चांसेस है अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, क्योंकि आपको वो बातें तोड़ना मरोड़ना, उन्हें धार्मिक एंगल देना, कभी भी अपनी गलती ना स्वीकारना, वो सारे बढ़िया ट्रेड्स जो एक अच्छे पॉलिटिशियन में होने चाहिए सीजन्ड, वो सब मुझे दिख रहे हैं इस आदमी के अंदर। तो आपका तो बहुत ब्राइट करियर है सर यहाँ से आगे, क्योंकि आई डोंट थिंक अभी डायलॉग्स वगैरह लिखने को कोई देगा आपको। बाय द वे डायलॉग्स की बात करें तो एक बहुत ही बचकाना चीज़ कही है मनोज मुंतशिर ने कि डायलॉग्स हमने इसलिए चेंज किए हैं, जो टपोरी डायलॉग्स जो है कि जलेगी तेरे बाप की। एक मिनट, मेरे को ये डिस्कस करना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द
थॉट प्रोसेस की क्या मतलब क्या निकल रहा है इन डायलॉग्स का। आई थिंक इंद्रजीत का कैरेक्टर होता है जो बोलता है कि जलीना, एंड हनुमान सेस तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ठीक है, तो इंद्रजीत बोल रहा है कि जलीना, तो अब वहां पे तो समझो स्कोप है आपको इंटरप्रेट करने का कि वो नहीं, वो पूछ बोल रहा है, बिकॉज दोनों को स्त्रीलिंगी भाषा में हम एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो फाइन है। बट जब हनुमान जी बोलते हैं कि जलेगी तेरे बाप की, क्या जलेगी? लाइक वहां पे मुझे क्या सोचना है इस चीज को पैल्पेबल बनाने के लिए, ठीक बनाने के लिए इस सेंटेंस को, कि मैं क्या सोचूं यहाँ पे कि हनुमान जी क्या बोल रहे हैं कि क्या जलेगी रावण की? कोई आंसर नहीं आता इस चीज का। और ये करा क्यों है इन्होंने, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। कि वो बोल रहे हैं कि ये मवाली डायलॉग्स हमने इसलिए दिए हैं कि जेनजी बच्चे जो है वो रिलेट नहीं कर पाएंगे भ्राता वाली लैंग्वेज के साथ। हाँ भाई, बाहुबली टपोरी लैंग्वेज में तो बात किया करते थे, इसीलिए तो इतनी चली थी, इसलिए तो नंबर 1 फिल्म थी पिछले साल तक। उसके भी हिंदी डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने ही लिखे हैं। एंड दिस इज वेयर आई हैव द प्रॉब्लम विद दिस गाय कि आपने पास्ट में बहुत अच्छा काम कर रखा है ऑलरेडी। वहां पे आपने एक फिक्शनल राजा को इतना रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है, और यहाँ पे आर्ग्यूएबली सबसे बड़े आइकॉन है इंडिया के, एक भगवान है, उनको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो। बट देन वो ओरिजिनल डायलॉग्स जो थे वो भी मनोज मुंतशिर ने नहीं लिखे थे। वो जो ओरिजिनल जिन्होंने कहानी लिखी थी, जो ओरिजिनल डायलॉग्स लिखे थे तेलुगु तमिल लैंग्वेज के, उनके डायलॉग्स को ही ट्रांसलेट किया है मनोज जी ने। तो आई कैन अंडरस्टैंड, अगर इनके पास देते वो काम तो शायद बाहुबली भी टपोरी लैंग्वेज में ही बात करता। ऑल्सो ही सेड अ वेरी स्टूपिड थिंग कि हनुमान जी जो है वो भगवान नहीं है, उन्हें हमने भगवान बनाया है, वो तो भक्त है। दैट्स सच अ स्टूपिड थिंग भाई साहब। अगर वो भक्त है तो उनको टिकट लेके क्यों नहीं आने को बोल रहे हो आप थिएटर में? फिर उनके लिए आपने एक सीट क्यों रिजर्व रख दी है थिएटर के अंदर 3D चश्मों के साथ में? वो तो भगवान के लिए ही रखी है ना। अगर वो भक्त थे तो आप बंदर उठवा के क्यों सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भेज रहे हो कि देखो हनुमान जी के अवतार आ गए? भक्तों का थोड़ी अवतार आता है थिएटर में फिल्म देखने को, अवतार तो भगवान का ही होता है ना। कुछ तो क्लैरिटी रख लेते यार आप अपने थॉट्स में। जो मन में आए वो चीज बोल रहा है ये आदमी बाहर जाके। तो शूर्पणखा और रावण, यहां से शुरू हुई थी एक्चुअली ये बात। तो शूर्पणखा और रावण एक जैसे क्यों नहीं दिखते? अगर रावण का लुक एकदम ऐसा इविल डेविल टाइप का है तो उसकी बहन भी वैसी ही दिखनी चाहिए। वो इतनी सुंदर क्यों है और वो नॉर्मल हाइट वाली क्यों है? वो क्यों 12 फुट की नहीं है? इस चीज का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए मेकर्स। फिर शूर्पणखा जो है वो ब्लैक कलर के ग्लास में वाइन वगैरह पी रही, उस वक्त में होती थी ये चीजें? इतना फ्रीडम हुआ करता था औरतों को वो टाइम पे? कुछ भी दिखा रहे हो आप बेवकूफों की तरह। बैट कहाँ से लेके आ गए आप? इज्जत से एक रथ दिखाना बहुत इजी नहीं होता आपके VFX टीम के भी लिए। तो जब आपको पता था कि यार यू डोंट हैव द एस पीपल टू डू द VFX, तो उनका काम आप लिमिटेड रखते। आपने इतना काम करवा लिया उनसे, इतनी मरवा ली उनकी कि बैकग्राउंड जो है अलग स्पीड से मूव हो रहा है, कैरेक्टर्स अलग स्पीड से मूव हो रहे हैं, फ्रेम रेट गिर रहे हैं, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, फ्रीज फ्रेम्स यूज किए जा रहे हैं, इतनी घटिया तरीके की चीजें की है। और ये PS2 का VFX बोलना, तो ये स्लैंग भी इतनी 10 साल पुरानी हो चुकी है कि आजकल नहीं यूज करनी पड़ती। अब इंडिया की भी फिल्में उस लेवल की बन चुकी है कि अब हमें नहीं बोलना पड़ता। और इससे अच्छा VFX 100 करोड़ में रावण में कर दिया था शाहरुख खान ने, इंक्लूडिंग द फीस ऑफ ऑल द एक्टर्स एंड ऑल द क्रू एंड कास्ट दैट वर्कड ऑन दैट फिल्म। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि भैया 150 करोड़ जो है प्रभास ने ले लिए। ठीक है भाई, ले लिए, उसके बाद कितने बच रहे? 450 करोड़। 450 करोड़ में भी चलो पकड़ लो 100 करोड़ आपको और लग गए। आपने दुनिया के बहुत बड़े बड़े स्टार्स उठा के लाए थे। 350 करोड़, फिर भी 350 करोड़ गए किधर? वो दिखते क्यों नहीं है पर्दे पे? एक तरफ 2018 जैसी फिल्म बन रही है जो 18 करोड़ के बजट पे, 20 करोड़ के बजट पे 200-300 करोड़ के विजुअल्स खड़े कर रही है, और आप है 600 करोड़ की फिल्म बना के आपकी फिल्म इतनी रद्दी, इतनी चिल्लर क्यों लग रही है देखते हुए? और ये चीज लेके आपको लगा था कि हम इससे 1000 करोड़ बनाएंगे, इससे हम टॉप की फिल्म बनेंगे। आई रियली वांट नो व्हाट दे वर स्मोकिंग मैन। तो सारे कैरेक्टर्स की जो है लुक चेंज कर दिए इन्होंने, बहुत सारी हिस्ट्री भी चेंज कर दी। जैसे जटायु जो थे वल्चर थे भाई, ईगल नहीं थे वो। अभी इतनी सिंपल सी चीज है, अगर आपने पढ़ा होता रामायण को, ऑडियो बुक भी कोई सुन लेते अगर आप, तो भी इतनी चीज तो आपकी समझ आ जाती कि यार जटायु वल्चर था,
उसके बाद फिल्म में कहीं भी शुरुआत में जब अबडक्शन होता है इनिशियली, किसी ने भी नहीं बताया श्री राम को कि रावण उठा के ले गया है माता सीता को। तो इन्हें पता कैसे चला राघव को कि हमें लंका जाना है, कि हमारा टारगेट रावण होने वाला है? इतनी बेसिक चीज़ है, आप ध्यान में ही नहीं आया कि किसी की कि कहीं भी मेंशन हुआ ही नहीं है रावण नाम का। एंड श्री राम को रावण नहीं पता था कि ये कौन आदमी है, कहाँ रहता है। ये चीज़ उनको मरते हुए जटायु बता के गया था कि भैया ये इंसान है, इसने माता सीता का हरण किया है और मैं लड़ते लड़ते मैं अपयशी रहा कि मैं बचा नहीं पाया, इसलिए श्री राम जो है अपना मोर्चा लंका की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ तो इनिशिएशन ही नहीं है किसी तरह का, कि पता ही नहीं है उनको कि क्या हुआ है एक्चुअल में। 3 घंटे की लेंथ है फिल्म की, फिर भी सारी जो श्री राम की जो लाइफ थी प्री द वनवास, वो सारी ऑफ स्क्रीन होती है। एक ओपनिंग सॉन्ग में जो एक थोड़ा सा उसका सार आ जाता है एंड दे कट दैट पोर्शन ऑफ, इट्स ओके। रामायण बहुत स्कोप है उस कहानी का बड़ा, तो आई अंडरस्टैंड कि उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ी होगी एडिटर रूम के फ्लोर पे या राइटिंग के लेवल पे ही, तो आई अंडरस्टैंड दैट। ऑन द अदर हैंड युगो साको की जो रामायण है वो 2 घंटा 12 मिनट की है और उसमें ये सारा पोर्शन डिटेल में कवर किया गया है कि किस तरह उन्हें फंसाया गया श्री राम को कि उनका वनवास किया जाए। ये सारी जो चीज़ें थी वो सारी उस फिल्म में आती है। बट देन आई अंडरस्टैंड दोनों अलग अलग फॉर्मेट्स है, बट द लेंथ मैन यू रियली फील इट। मेरा बेसिक प्रॉब्लम यही है कि इतनी स्लो फिल्म है, इतनी बकवास फिल्म है, ऐसा लगता है ऑटो पायलट पे चल रही है। ये कोई डायरेक्टर है ही नहीं इस शिप का, ये बस कटी हुई पतंग है कि भाई जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जा रही है। उसकी भी स्पीड ज़्यादा होती है कटी पतंग की, बाय द वे। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कोई डायरेक्टर ही नहीं है। तानाजी वॉज सो वेल रिटर्न एंड वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन 2-3 सालों में क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया, उमराउत के डायरेक्शन में इतना चेंज आ गया। बट क्रेडिट्स पढ़ने जाओ तो चीज़ें समझ आती है। पहली बात तो तानाजी में 2 और लोगों ने फिल्म लिखी है ओमराव जी के साथ में। एंड सेकंड थिंग वाज वहाँ पे वेटरन्स थे लीड में, अजय देवगन थे, सैफ अली खान थे, जिनको अपना काम आता है एक परफॉर्मेंस देना। यहाँ पे हमारे पास प्रभास थे, प्रभास जो ऑलरेडी एक बी लिस्टर है, उनको तो उनका करियर बनाया है एस राजामौली ने, उन्होंने परफॉर्मेंस निकलवाई है प्रभास से। एंड उसके एवर सिंस बाहुबली जब खत्म हुई है उसके बाद से तो हम देख ही रहे हैं किस तरह का डाउनफॉल चल रहा है प्रभास का। एंड ही इज़ अनेबल टू इमोट। आई डोंट नो कि क्या उनकी कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं बिहाइंड द स्क्रीन्स या कोई उन्हें एडिक्शन इश्यूज है, आई डोंट नो, तो उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। बट इतने डल लगते हैं प्रभास इस फिल्म में कि देख के कोई बोल भी नहीं सकता कि कुछ ही साल पहले इन्होंने इतनी अंगार परफॉर्मेंस दी होगी बाहुबली में। आज भी जब वो स्पीच जब होती है ना पहले बाहुबली के क्लाइमैक्स के पहले की कि मृत्यु क्या है, वो वाला जो सीन है भाई आज भी आंख पे कांटे आ जाते हैं ब्रो, गूज बम्स आई गेट। जो काफ़ी लोग बोलते हैं ना आदि पुरुष देखने के बाद कमेंट्स में कि भाई गूज बम्स आ गए, वो गूज बम्स मुझे लिटरली आए थे ये फिल्म देखने के बाद, बाहुबली के बाद, प्रभास की परफॉर्मेंस देखने के बाद। वो कहाँ चला गया वो प्रभास? आपकी आंखें इतनी भारी है, आपका चेहरा इतना रबरी हो गया है कि उस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है। वो करुणा जो थी श्री राम के चेहरे पे, जो तेज था उनके चेहरे पे, वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता प्रभास के चेहरे पे। एंड यहाँ लोग बोल रहे हैं कि इसको क्यों कास्ट कर लिया, बट बाहुबली देखने के बाद तो मैं तो प्रिटी फेयरली मैं ये बोल सकता था कि यार कोई है अगर श्री राम प्ले करने लायक तो वो तो प्रभास ही था वो टाइम पे, ये उसकी गलती है। और नो वन इज कॉलिंग आउट प्रभास, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि यार उनको कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये परफॉर्मेंस इतनी खतरनाक तरीके से फेल हुई है आपकी। ही इज़ ऑल्सो इक्वली एज रिस्पॉन्सिबल एज द राइटर एंड द डायरेक्टर कि उन्होंने भी ये नैया डुबाई है यार इस फिल्म की। ये मूंछ लगाने वाला आइडिया किसका था? उस इंसान से मिलना है मुझे, क्योंकि वो बहुत ही घटिया एक डिसीजन था कि हम श्री राम की मूंछ दिखाएंगे। मुझे नहीं पता ओमर राउत का क्या फैसिनेशन है कि उनको उनके विलन्स जो है वो इस्लामिक कैरेक्टर्स दिखाने होते हैं। कि जो सैफ का भी कैरेक्टर था तानाजी में, उदय भान सिंह का, वो भी अगर आप किसी को ना बताएं कि ये उदय भान सिंह है तो कोई भी बोलेगा कि यार ये तो जमाल खान ही है।
क्योंकि उनका लुक ही वैसा था एंड नोबडी कॉल्ड हिम आउट देन ईदर ओम राउत को, क्योंकि वो टाइम पे वो जो कैरेक्टर था उदयभान सिंह का वो तो जाके ही मिल गया था मुगलों को, तो अगर है भी लुक की सिमिलैरिटी तो क्या ही बात है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर था उससे थोड़ा लुक बोरो करने की कोशिश की है कि आँखों में काजल वाजल लगा दिया, फिर वो दाढ़ी बढ़ा दी बड़ी सी, फिर स्पाइक्स भी कर दिए, फिर वो 3 धारियाँ भी लगा दी विराट कोहली वाली। मतलब हर तरह का एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था जब बार बार बैठा हुआ था सैफ के साथ चेयर पे, और वो बड़ा ही वो लोग जो होते हैं ना इंटर्न्स जो नए नए आते हैं और उनको दिखाना होता है कि हमारी सैलरी कैसे हम जस्टिफाई कर रहे, तो लाइक वो गरीबों का जावेद हबीब बोला होगा सर स्पाइक्स कर दूँ, उमरा भी लाइक हाँ कर दे सर, थोड़ा वो विराट कोहली वाली 3 धारियाँ मार दूँ, उमर भी लाइक हाँ कर दे। और इस तरह करते करते कुछ लोगों के तो ऐसे लुक बना दिए उन्होंने, लाइक वो विभीषण तो ऐसा लग रहा है कि वो उसकी ऑफिस की शिफ्ट खत्म करके आया है शूट पे, पूरे ऐसे इज्जत से बनाए हुए बाल, उसकी जो प्रॉपर ट्रिम करी हुई दाढ़ी, फिर वो ये भी जो था इंद्रजीत का जो कैरेक्टर था गरीबों का क्विक सिल्वर, उसकी पावर्स ही चेंज कर दिया उन्होंने। अरे पावर्स भाई उसके रथ में हुआ करती थी कि भैया वो एक यज्ञ किया करता था लड़ाई पे जाने के पहले, उसके बाद उसका यथ जो है अनटचेबल हो जाता था कि वो कमाल की स्पीड से भागने वाला रथ बन जाता था। यहाँ पे तो उसको क्विक सिल्वर ही बना दिया उन्होंने, भाग रहा है कहीं पे भी इधर उधर। और हॉलीवुड के सीन्स क्या कॉपी करने की आदत लगी यार तुमको, यहाँ पे धड़ा धड़ उठा के सालों ने वीडियो चेप दिए वहाँ पे जैसे कि वैसे। वो वानर सेना वाला जो सीन है एक्चुअली वो रोअर करने वाला, वो तो जैसे का वैसा विद द मूवमेंट्स वैसा ही ऐड किया है। कीबा कीबी ने एक वीडियो किया शमीम भाई ने, वहाँ पे तो उन्होंने बताया है कि वो क्लोनिंग वाली जो चीज़ है कि यहाँ से बंदर उठा के वहाँ डाल दिए, वो तो सेम वैसे ही है फिल्म के अंदर भी। उसके बाद एवेंजर्स का असेंबल होने वाला जो सीन है वो तो विथ एक्शन, कि मुझे पता नहीं भाई वो कौन सा वाला कैरेक्टर था, शायद सुग्रीव था वो, तो वो हल्क की तरह रोर करता है, फिर लक्ष्मण जो है वो हॉक आई की तरह अपना बाण वगैरह वो सब लगाते हैं, पूरा वही। मतलब ये किसी और फिल्म के साथ करते ना आप तो चल जाता यार, कोई ऐसा वांदा भी नहीं था। पता है हमको कि यार हॉलीवुड से ही इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोग, एंड इतनी फेमस चीज़ें तो मत ढापो यार। वो दैट्स द ग्रेटेस्ट असेंबली सीन ऑफ ऑल टाइम, वो द ग्रेटेस्ट हीरो सीन है यार, वो उसे नहीं ढापना चाहिए था। कुछ और छोटा मोटा इंस्पिरेशन ले लो आप, चल जाएगा, धक जाएगा तुम्हारा। अब रावण का आर्मर भी जो दिखा है इसके अंदर, इट इज़ हेवीली इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्मर ऑफ थैनोस। ऑल्सो जो लंका दिखाई गई है, सोने की लंका बोलते थे, या तो इन्होंने ट्रॉन से इंस्पायर्ड है या पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं काला एसगार्ड भी दिखाया है। एक सीन तो है भाई, वो जो बायफ्रॉस्ट पे चल के आता है रावण, वो तो बिल्कुल वो हेला वाला ही सीन है, थॉर रैग्नारॉक वाला। बहुत सारी सीन्स यार ऐसे जो कॉपी किए हुए हॉलीवुड की फिल्मों से। मुझे नहीं समझ आता यार, 600 करोड़ लेके यू हैड एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल। भूषण कुमार बेंड बैकवर्ड्स, उन्होंने बोला कि भैया ले 600 करोड़ ले, तेरे को कितना पैसा चाहिए ले 600 करोड़ ले, दुनिया का सबसे बड़ा हीरो ला, मेरे को बस इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनानी। इतना इजी काम था, और आपको लिटरली महाकाव्य दिया गया था कि 2 है, उसमें से एक महाकाव्य तू ले, इस पे तो फिल्म बना दे, और 1000 कोटी अपने को चाहिए, 1000 करोड़ अपने को अपने पॉकेट में चाहिए। ये चीज़ भी नहीं कर पाए आप। और ये स्टोरी तो लिखी हुई थी, वो भी नहीं लिखनी थी आपने को, रीमेक भी नहीं करना था, अडेप्ट भी नहीं करना था, किसी को रॉयल्टी भी नहीं देनी थी इस चीज़ की। वो तो गए ऋषि वाल्मीकि कब से, किसी को पैसे भी नहीं देने थे आपको स्क्रिप्ट के। दिस शुड हैव बिन वेरी इजी अगर आप फेथफुली इसको फॉलो करते, और अगर आप ये भी कहते कि भैया जिस तरह से पन्नों पे लिखा हुआ है ना उसे ही हम वैसे ही स्क्रीन पे उतारेंगे, तो भी आप बहुत इजीली अचीव कर सकते थे रामायण को। बट इंस्टेड कभी आपको वाइकिंग्स दिखाने हैं, कभी आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दिखानी है, बामन आदमी रावण बेचारा मीट खिला रहा है उस बैट को, कुछ भी हो रहा है इस फिल्म के अंदर यार। मतलब आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सीन्स चुराने हैं, आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन्स चुराने हैं, आपको हॉलीवुड के फिल्मों के सीन चुराने हैं, आपको पूरी फिल्म वीएफएक्स में बनानी है, आपको वीएफएक्स में पैसा भी नहीं डालना है। क्या है यार। और कोई परफॉर्मेंस फिल्म में काम नहीं करती। सैफ का छोड़ दे, तो सैफ को तो हमारे मुकेश खन्ना शक्तिमान साहब ने बोला था कि सैफ को क्यों कास्ट किया गया है, कोई दूसरा एक्टर नहीं था क्या हमारे देश में। अरे भाई सैफ की ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, ही इज़ द वन जिसके भरोसे पे यू कैन गेट थ्रू दिस स्लॉग।
वरना यार इतनी स्लो है ये फिल्म। सैफ जो, मैं ये भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ऑल्दो सैफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट एट द पिच वेयर हिज कैरेक्टर इज सेट, वो इतना ओवरली कॉमेडिक है ना कि मुंतशिर जो बोल रहे थे ना कि रावण पे हंसते हैं लोग, ऐसा करते वैसा करते, ऐसा नहीं है। मेरी फटती थी मेरी जब मैं प्रिंस ऑफ रामायण, लेजेंड ऑफ प्रिंस राम देखता था मैं बचपन में, तो मुझे लगता था यार ये रावण तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। यहाँ पे आपने जो किया है ना सैफ के साथ में, दैट इज़ लिटरली लाफेबल। वो हास्यास्पद है कि जब वो शुरुआत में भी शिव जी की जब आराधना कर रहा होता है, वहाँ पे अंदर कुछ ये है धूम 2 टाइप जहाँ मूर्तियाँ बनी है, सारी मूर्तियाँ सैफ की है। वो कोई ऊपर पिलर संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसके बाद जब सैफ जब वो गाना शुरू करता है, वो आराधना प्रार्थना जो भी है, वो मूर्तियाँ भी वो प्रार्थना गाना शुरू करती है। एंड इट लुक्ड सो फनी ऑन द स्क्रीन। वो शायद लिखते हुए उनको लगा होगा यार बहुत सही लिख दिया हमने कि भैया पत्थर की मूर्त भी गाने लग जाती है। आई टोटली लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। बट अब मैं बात करूँगा हनुमान की। क्या हनुमान जी को भी इन्होंने क्यों अल्लाह रखा बना दिया इस फिल्म के अंदर? वो कोई मराठी रेसलर है आई थिंक जिन्होंने हनुमान जी का रोल प्ले किया है। बेचारी की हाइट ही कम थी। इस फिल्म को एक और प्रॉब्लम है गलत जगह पे वीएफएक्स यूज़ करने की, कि रावण का वीएफएक्स वेयर नोबडी केयर्स कि रावण की हाइट क्या थी या वो कितने किलो का था, वहाँ पे आपने उसको बड़ा चढ़ा के इतना बड़ा बना के दिखा दिया। बट देन जहाँ पे एक्चुअली चीज़ आई कि आप यहाँ कुछ कर सकते थे एक्चुअल में, कि जब हनुमान जी को जब दिखाया है तो ठीक है, अभी वो पहले से ही रेसलर है, उनको हाइट की ज़रूरत नहीं है, बट उनको मुंह क्यों फुलाने को बोला आपने? अरे आपके पास वीएफएक्स था ना, 600 करोड़ का वीएफएक्स था आपके पास, क्यों नहीं लगाया वहाँ पे वीएफएक्स? या प्रोस्थेटिक ही क्यों नहीं लगा दिए जैसे ओरिजिनल रामायण में दिखाया है रामानंद सागर की? वो क्यों नहीं किया आपने? यहाँ आपने हाइट क्यों नहीं बढ़ाई हनुमान जी की? अब यहाँ तो जब राम और हनुमान जी का आलिंगन होता है तो हनुमान जी की हाइट तो बहुत कम है, ऐसा तो था ही नहीं कहानी के अंदर। तो ये चीज़ बहुत ही गलत दिखाई है फिल्म में। फिर विभीषण जो है अपनी बीवी के साथ आता है श्री राम जी के पास, जो कि किसी भी एडाप्टेशन में मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि वो उनकी बीवी लेके आए थे। और वो बीवी भी एकदम ऐसा एक्सपोजे करते हुए, एक्सपोजे नहीं बोलते इसको गवारो, एक्सपोज कर रही है कपड़े, वो छोटे कपड़े पहने, कहीं एक पल्लू रखते हुए एक सीन है उनका कि भैया वो पल्लू डाल रही है साड़ी पर। अरे पल्लू डाल के क्यों नहीं आ रही वो सीन के अंदर? वो पल्लू डालते हुए सीन दिखाने की क्या जरूरत थी? आपको क्लीवेज दिखाने की क्या जरूरत थी उस औरत की? तो आपने वो चांस भी नहीं छोड़ा कि जो कोई औरत दिख रही है उसको हम सेक्सुअलाइज कर देंगे फिल्म के अंदर। फिर वो जो औरत है विभीषण की, उसको आपने सस्ती मिलीसेंडरे बना दिया रामायण की, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे वो जो संजीवनी बूटी लाने वाला जो आइडिया है वो औरत देती है विभीषण की। और मेन जो कहानी उसमें तो कोई वो वैद हुआ करता था, वो चीज़ भी चेंज कर दिया आपने। फिर सुग्रीव वाली जो लड़ाई है बाली और सुग्रीव की, वो तो इतनी वेटलेस है। एंड दिस इज द वीएफएक्स थिंग कि आप चीज़ों की ग्रेविटी, चीज़ों का वेट नहीं समझ पाते हो। अगर आप इतना लाइटली अगर उनको फेंक रहे हो कि ऑलमोस्ट इलास्टिक लग रहे हैं कैरेक्टर्स, तो कैसे वो इम्पैक्टफुल लगेगा? तो ये छोटी छोटी जो बहुत बेसिक चीज़ें यार, ये 2023 में तो ये चीज़ बताने वाली भी नहीं है कि यार एक इम्पैक्ट होना चाहिए, धूल मिट्टी उड़नी चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए कैरेक्टर्स में, और जो ज़मीन पे घसट रहे हैं वो उन चीज़ों में। ये तो मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। फिर इंद्रजीत का जो कैरेक्टर है वत्सल शेठ ने जिसे प्ले किया है टार्जन द वंडर कार में, उसको आपने एमसी स्टैन बना दिया। वो ड्रेड लॉक्स है उनके, वो सपोले वाले टैटू वैटू है। माना भाई विलन्स थे वो लोग, बट ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं थे ना सारे लोग। वो स्कॉलर्स थे, राजा लोग थे, उनको इज्जत से ट्रीट करो ना। फिर मुंतशिर साहब आके बोल रहे हैं कि रावण के लिए सिंपैथी क्यों हो रही है, बोले अपने देश के लोगों को। अरे भाई सिंपैथी नहीं हो रही है, मिस रिप्रेजेंट मत करो। द पॉइंट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। रावण जो था वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसको एक वरदान दिया था जिसको यू फक्ड अप इन द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, कि यहाँ पे आपने दिखा दिया कि भैया उसको तो हिरण्यकशिपु वाला वरदान मिल गया था कि तुझे तो ज़मीन पे भी नहीं मारा जाएगा, तुझे आसमान पे भी नहीं मारा जाएगा, तुझे नर नहीं मार सकता, नारी नहीं मार सकती, राक्षस नहीं मार सकता, तो कौन मार सकता है फिर?
अरे ये वर हिरण्यकश्यपु को मिला था भाई। क्या आदमी ये, मतलब इतनी बेसिक चीज आपको नहीं पता है कि रावण का वरदान था क्या। और एंड में भी श्री राम जब आते हैं तो उनको सुग्रीव ने बताया था क्लाइमैक्स में कि इसकी नाभि पे बाण मारो, क्योंकि उसमें अमृत रखा हुआ है, वो अमृत जब सूख जाएगा तब ओनली इन दैट कंडीशन आप रावण को हरा सकते हो। यहाँ पे तो पता नहीं कैसे पता चल जाती है श्री राम को ये चीज़, आउट ऑफ द ब्लू वो चीज़ ये कर देते हैं, रावण मर जाता है। उसके बाद भी जब रावण मर रहा था ना, तो रावण को मारने के बाद श्री राम ने माफ़ी मांगी थी उससे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये चीज़ करनी पड़ी। श्री राम बहुत हेजिटेंट थे ये युद्ध करने के पहले भी। उन्होंने वहाँ पे अपने दूत भेजे थे शांति चर्चा करने के लिए कि मैं ये युद्ध नहीं कर रहा, और उस दूत को भी रावण ने मारने की धमकी दी थी, तब जाकर श्री राम को जो है युद्ध करना पड़ा था। तो वो इतने अहिंसा प्रेमी थे, मतलब वॉरियर थे वो, बट उनके अंदर बहुत करुणा थी, उनके अंदर बहुत, आई डोंट इवन नो द वर्ड मैन, कि मुझे फीलिंग पता है श्री राम वाली बट आई कांट आर्टिकुलेट इट। बट जब कोई उसे मिस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि वो राम सेतु वाली भी जो चीज़ थी ना यार, मुझे अभी नाम नहीं याद है उन दोनों लड़कों के, बट वो 2 लड़के थे श्री राम की सेना में जिनको ये वरदान नहीं था, उनको शाप दिया गया था कि उनके हाथ की जो भी चीज़ होगी वो पानी में डूबेगी नहीं। और जब वो पूरा 3 दिन तक श्री राम जो है वेट करते रहते, प्रार्थना करते रहते, फिर समुद्र देवता आते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है ये लड़के जो है इनके हाथों से कोई भी पत्थर आप पानी में डाल दो वो डूबेगा नहीं। और उस तरह से वो समुद्र सेतु जो है बनता चला गया था। फिल्म में ऐसा दिखाया है कि आपका नाम लिख के जो पत्थर आप डाल दोगे वो डूबेगा नहीं। तो ये अब आप अलग तरीके से इस लोर को क्यों कंटिन्यू कर रहे हो यार, ऐसा नहीं हुआ था। हनुमान जी ने, उनका जो प्रेम था श्री राम के प्रति, उसके चलते हुए उन्होंने हर पत्थर पे श्री राम लिख दिया। और ये जो 2 लड़के थे जो बहुत शरारती थे, तो उन पे शाप था कि यार इनके हाथ की कोई भी चीज़ जो है पानी में डूबेगी नहीं, तो उनके हाथ से हर एक पत्थर डाला गया था और उससे राम सेतु बनता चला गया था। ये चीज़ भी आपने गलत कर दी। मतलब हर चीज़ को इतना गलत तरीके से दिखाने की ऐसे ठान क्यों रखी है इस फिल्म ने, मुझे ये चीज़ से बड़ी कोफ्त हुई। तो और कोई परफॉर्मेंस काम नहीं करती यार इस फिल्म में। रावण का ही एक जो है वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। सनी सिंह एस लक्ष्मण बहुत ब्लैंड लगे मुझे, उनको करने को कुछ नहीं दिया, एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास करने के लिए था ही नहीं कुछ। कृति सैनन एज जानकी सीता माँ, शी वॉज डिसेंट आई वुड से, क्योंकि कोई मटेरियल था ही नहीं, बस गुस्सा होना था, रोना था उनको। और मैं उनके प्यार को फील ही नहीं कर पाया राघव और जानकी के, राम और सीता जी के, क्योंकि मैंने कितना ही टाइम स्पेंड किया इन लोगों के साथ में। 2-5 मिनट स्टार्टिंग के होते हैं, उसके बाद स्ट्रेट शी इज अबडक्टेड, और उसके बाद आमने सामने कभी आते ही नहीं है राम और सीता। बस एक वो फ्लैशबैक वाला आई थिंक एक सॉन्ग हमें देखने को मिलता है। सो इतने कम टाइम में कोई मेरा कनेक्शन बन ही नहीं पाया, और राम जी के साथ तो एंड तक नहीं बन पाया। बस मुझे एक सीन मैं बोलूँगा वो मुझे बढ़िया लगा, कि जब अगले दिन उन्हें लड़ाई के लिए जाना होता है, जब वो डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ लड़ने जाएगा, वो वहाँ लड़ने जाएगा, जिसमें बाय गॉड बहुत गलतियाँ है। वैसे ही वो इंद्रजीत वाला जो है ना, वो पूल में कूद के मारने वाला, वो वैसे हुआ ही नहीं था। बट मुझे नहीं जाना है, उन चीज़ों में जाना ही नहीं मुझे, क्योंकि पूरी रात बैठा रहूँगा फिर तो मैं यहाँ बात करते हुए। तो मैं ये बोल रहा था हाँ, कि श्री राम जो वो स्पीच देते हैं ना कि लड़ोगे मेरे लिए वगैरह वगैरह, जो बहुत ही हल्की स्पीच है एज़ कम्पेयर टू क्या है मृत्यु, जो बाहुबली की स्पीच है, विच आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस इन हिंदी मूवीज़। तो मुझे वो वाला सीन काफ़ी अच्छा लगा कि किस तरह से वो प्रिपेयर करते हैं अपनी आर्मी को लड़ने के लिए, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी परफॉर्मेंस मेरे लिए काम नहीं की। जो इंद्रजीत का कैरेक्टर था, शेष का जो कैरेक्टर था, शूर्पणखा था, विभीषण था, मंदोदरी थी, सोनल चौहान, कोई भी कैरेक्टर स्टैंड आउट नहीं किया और इफेक्ट नहीं करती है फिल्म। इन टर्म्स ऑफ अ कर्व दिस फिल्म इज़ अ फ्लैट लाइन एंड दैट्स अ क्राइम रामायण को बताते हुए, क्योंकि रामायण में इतने अप्स एंड डाउन्स है, इतना एडवेंचर फील्ड है ये फिल्म, ये कहानी, कि मुझे अगर कोई 10 साल पहले अगर बोलता कि मैं अगर रामायण को एक एक्शन फिल्म बना के दिखाऊँ विद मॉडर्न VFX, मॉडर्न CG, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या तू देखना चाहेगा पवन? मैं तो एक टांग पे खड़ा हो जाता कि भाई हाँ भाई बना, ये ले, मेरे भी तरफ से ले ले तू 5-10 रुपये और वो भी लगा दे फिल्म के बजट में। बट
इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन मैन, एंड एग्जीक्यूशन इज वेयर दिस फिल्म लैक्स। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ उस चीज़ की जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 3 मेन कल्प्रिट्स है इस फिल्म के। पहले है मनोज मुंतशिर, जिनको अपना मुंह बंद रखना ही नहीं आता और जिनको सॉरी बोलना नहीं आता। दूसरे ओम राउत है, जो आई डोंट थिंक वो इतनी जाइगेंटिक प्रोडक्शन को हैंडल कर पाए प्रॉपरली। और तीसरे वो आदमी है जिनका कोई नाम ही नहीं ले रहा, एंड दैट गाय इज प्रसाद सुतार। प्रसाद सुतार जो है को प्रोड्यूसर है ओम राउत के इस फिल्म में। रेट्रोफाइल्स करके जो कंपनी है, रेट्रोफाइल्स मोशन पिक्चर्स LLP, जो 16 सितंबर 2021 को रजिस्टर की गई थी, इस कंपनी में भागीदार है प्रसाद सुतार। बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रसाद सुतार जो है VFX प्रोड्यूसर भी है इस फिल्म के। लेट दैट सिंक इन। आपको पता है 2015 में नवीन पॉल और प्रसाद सुतार ने मिलके अजय देवगन के साथ एक VFX कंपनी बनाई थी जिसका नाम है NY VFX वाला, विच इज़ आर्ग्यूएबली द सेकेंड बेस्ट VFX स्टूडियो ऑफ इंडिया आफ्टर रेड चिलीज शाहरुख खान की। उसके को फाउंडर रह चुके हैं NY VFX वाला के प्रसाद सुतार। और प्रसाद सुतार ने 2021 में आई थिंक उन्होंने NY VFX वाला क्विट कर दी, क्योंकि अगर आप अब जाके NY VFX वाला की वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ पे फाउंडर्स में अजय देवगन और नवीन पॉल का ही नाम देखने को मिलता है। आप प्रसाद सुतार का नाम देखने को ही नहीं मिलता वहाँ पे, क्योंकि प्रसाद सुतार ने वो कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी फॉर्म की जिसके लिए अब वो काम करते हैं, जिसका नाम है रेट्रोफाइल्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड, जिनका आई डोंट थिंक खुद का एक VFX का स्टूडियो है। बट उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जंप क्यों किया उन्होंने, ऐसा क्या हो गया 2021 में। 2021 में तानाजी द अनसंग वॉरियर आई थी जिसका डायरेक्टर कौन था, ओम राउत। उसके बाद जो है इन दोनों ने मिलके अपनी एक कंपनी को फाउंड की। बट इसमें भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिया कि कहीं 2018 में भी रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, 2021 में भी रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इस कंपनी का। तो आई डोंट नो, शायद वो पहले से ही साथ में काम कर रहे थे। बट 2021 के बाद तो इट बिकेम अपैरेंट टू देम कि भैया अब तो हमको साथ में काम करना है। एंड प्रसाद सुतार वेंट टू द लेंथ कि उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन पे वो काम कर रहे थे। NY VFX वाला के को फाउंडर थे वो हेड ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट थे। उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के वो आए ओम राउत जी के साथ में। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरे VFX किए इस फिल्म के, ही इज़ जस्ट द VFX सुपरवाइजर आई थिंक ऑफ द फिल्म। और 4 या 5 छोटे छोटे स्टूडियोज़, हाँ वैसे भी कोई बड़े स्टूडियोज़ नहीं है ये, 4 या 5 स्टूडियोज़ को आउटसोर्स कर दिया इस फिल्म का काम। और उन्होंने भी आई थिंक आगे कुछ और छोटे स्टूडियोज़ को शॉट बाय शॉट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इस फिल्म के VFX करने को दे दिए थे। एंड इसलिए कोई कोहेसिवनेस देखने को नहीं मिलती इस फिल्म के VFX में, क्योंकि इट वाज डन बाय डिफरेंट कंपनीज। और सेम सीन्स जो थे उसमें के शॉट्स अलग अलग स्टूडियोज़ को भी दिए गए होंगे। इस चीज़ को भी हम टाल नहीं सकते, इस पॉसिबिलिटी को, कि शायद ऐसा भी हुआ होगा। इसलिए प्रभास का जो है कभी स्किन टैन दिखाई दे रहा है, कभी गोरा दिखाई दे रहा है, फिर कभी फोरग्राउंड अलग स्पीड से चल रहा है, कभी बैकग्राउंड अलग स्पीड से चल रहा है। लाइटिंग कभी भी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि सोर्स लाइटिंग है ही नहीं। आपने जब शूट कर रहे हो तब आपको पता ही नहीं था कहाँ VFX जाने वाले थे, क्योंकि वो VFX प्रोड्यूसर तो थे ही नहीं ना। ये सारा काम तो इनको पोस्ट प्रोडक्शन में मिला है। शूट के वक्त तो सिर्फ प्रसाद सुतार थे वहाँ पे, और उनकी जो टीम रही होगी 12-14 लोगों की। आई हर्ड के इतने लोग हुआ करते थे VFX के। क्या झक मार रहे थे आप लोग? कैसे आपको समझ नहीं आया कि भैया ये अगर लाइट चेहरे पे दिखने वाली है VFX शॉट में, तो इस लाइट को यूज़ करो, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइट यूज रिफ्लेक्ट करो उसके चेहरे पे। ब्रह्मास्त्र आपने अगर मेकिंग देखी होगी, उस फिल्म के VFX इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल लाइट का यूज़ किया है चेहरे पे। लाइट ऐसी चीज़ है, इसको आप फेक नहीं कर सकते। भले डिजिटली आज आप लाइट ऐड कर सकते हैं कर्सर से आपके माउस के, बट वो चीज़ हमारी आंखों को नोटिस हो जाती है यार। रियल ही होता है, फेक ही होता है। तो प्रसाद सुतार जो थे वो थ्रू आउट द शूट जो है सेट पे मौजूद थे जहाँ पे ये फिल्म शूट की जा रही थी। बट उसके बाद भी आई डोंट नो VFX इतने ख़राब कैसे है कि आप NY VFX वाला से आते हो, इतनी बड़ी पेडिग्री लेके आते हो अपने साथ में, उसके बाद आप
खुद अपना एक VFX स्टूडियो एस्टैब्लिश करने के बजाय आप छोटी छोटी 4-5 कंपनियों को ये काम करने को दे देते हो, और जो गलत भी नहीं है। अगर मार्वल के और DC के आप लोग क्रेडिट्स देखते हो बैठ के, मोस्टली इंडियंस ही बनाते हो। ऐसा नहीं है कि जो जिस चौड़ में उस दिन अर्नब बोल रहा था कि ये फिल्म पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और ये इसमें कोई हॉलीवुड का नहीं। अरे भाई, हॉलीवुड की फिल्में भी हम ही बना रहे हैं। द थिंग इज कि 2 चीज़ों से क्वालिटी मिलती है VFX में, या तो आप उसको टाइम दे दो या उसमें पैसा डालो। आप टाइम की तो कोई कमी थी ही नहीं यहाँ पे, कोई टाइम फ्रेम सेट ही नहीं था रिलीज़ का। जब फिल्म की रिलीज़ डिक्लेयर की गई थी, इनिशियल जो रिलीज़ थी, जो आई थिंक फरवरी की थी, पठान के आसपास रिलीज़ होने वाली थी, उस वक्त तक तो आपको पता था आपका प्रोडक्ट क्या बना हुआ है। और आज तो जो शमीम का वीडियो आया कि बाकी का, उसमें तो उसने बोला है कि जो मशाल का सीन है उसमें 1-2 फ्रेम्स में मशाल जल ही नहीं रही है। जहाँ पे वो कंटिन्यूसली जलना उसका एक्सपेक्टेड था, वहाँ कुछ कुछ फ्रेम्स में जो है मशाल की जो फ्लेम है वो गायब है डायरेक्ट उस फ्रेम से। तो कर क्या रहे थे आप लोग? आपके पास क्लियरली टाइम की कमी नहीं थी। आपने आपके हिसाब से प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था, आपको पता था कि ये कब रिलीज़ होना है, और आपने सारा ग्रीन स्क्रीन पे ही शूट किया था। तो आपको लोकेशन टू लोकेशन मूव नहीं होना था। ऐसा नहीं था कि ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा है हमारा, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और एज़ फार एज बजट इज़ कंसर्न्ड, तो 600 करोड़ की फिल्म तो आज तक बनी ही नहीं इंडिया में। ये तो सबसे कॉस्टली फिल्म है आज तक बनी हुई इंडिया की। तो पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं था। तो पैसा गया किधर भाई साहब? सवाल तो मेरा यही है बेसिकली कि 600 करोड़ ले लिए, बहुत अच्छी बात है, बट गया किधर पैसा? दिख क्यों नहीं रहा है स्क्रीन पे? वो आउटपुट क्यों नहीं नजर आ रहा? एक VFX आर्टिस्ट जब आपकी कंपनी का को प्रोड्यूसर है, तो आपके फिल्म का सबसे खराब एस्पेक्ट VFX कैसे हो सकता है? दैट शुड हैव बीन द बेस्ट थिंग ना। कि रावण इसलिए उसके VFX अच्छे हैं कि उसकी बैकिंग ही उसके प्रोड्यूसर से आई थी, जो शाहरुख खान खुद थे। अब यहाँ पे आपका को प्रोड्यूसर जब खुद VFX प्रोड्यूसर है, वो सेट पे हर दिन हर मोमेंट है, तो आपकी फिल्म के VFX खराब नहीं होने चाहिए। और यहाँ ये फिल्म जो है सही मायनों में मिट्टी खाती है। इतनी मीडियोकर है ये फिल्म हर चीज़ में, कोई भी एक डिपार्टमेंट में एक्सेल नहीं कर पाती। आप लोग बोल रहे हैं म्यूज़िक बहुत सही है, बट वो राम सिया राम वाला गाना जो था वो तो ऑलरेडी रामानंद सागर की ही रामायण का था, एंड इट इज़ अ डिवाइन ट्रैक, नो डाउट अबाउट इट। जिन लोगों ने वो बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। ऐसा लगता है यार सच में भगवान की शरण में आ गए हो आप। बैकग्राउंड स्कोर की काफ़ी तारीफ हो रही, मुझे भी इतना खास नहीं लगा वो। कुछ कुछ जगह पे तो सीधा सीधा हॉलीवुड के रेफरेंसेस वहाँ भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद जय श्री राम वाला जो ट्रैक था वो एक्चुअली अच्छा गाना है, अजय अतुल ने जो बनाया है वो मुझे लगा कि यार ये एक बैंगर ट्रैक था। क्योंकि वो जब से मैंने देखी ये फिल्म, आई थिंक 1 हफ्ता हो गया अराउंड, या 4-5 दिन, वो कंटिन्यूसली वो गाना मेरे दिमाग में चलता है। लाइक सोते वक्त भी मेरे दिमाग में जय श्री राम, सुबह उठता हूँ मैं तो जय श्री राम राजा राम। अब आपने अगर गाना ही शूट कर लिया है एक जय श्री राम राजा राम बोलते हुए, तो आपका वॉर कराए राघव जहाँ विजय वहाँ, ऐसा क्यों है? ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है ना भाई मुंतशिर साहब। अभी आप नहीं खड़े हुए हो इलेक्शन के कैंपेन के लिए, वो बाद में होता है। यहाँ पे फिल्म लिखनी थी आपको। आपकी फिल्म में लिटरली एक गाना है जय श्री राम राजा राम करके, एंड इट्स अ बैंगर ट्रैक, और आपको पता है युद्ध को जाते हुए ये गाना बैकग्राउंड में बजने वाला है। तो राघव जहाँ विजय वहाँ जैसे डायलॉग लिखने की जरूरत क्या थी? जय श्री राम ही क्यों नहीं बोल दिया आपने? हमको वैसे ही पंप मिलता है भाई। जय श्री राम नहीं बोलते हो ना तो नहीं माहौल बनता है। राघव जहाँ विजय वहाँ से नहीं बात बनती है। बट नहीं समझ ही नहीं पाए, मुंतशिर साहब नहीं समझ पाए, ओम राउत नहीं समझ पाए, प्रसाद सुतार नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया यार। एक्टर्स के तो हाथ बंधे हुए थे, उनको जो काम करने को दिया वही कर सकते हैं वो लोग। प्रभास आई डोंट नो एक्सपायर्ड गांजा पी रहा है क्या आजकल? इससे एक्सप्रेशन डेड हो गए क्या? वरना तू तो रणवीर सिंह बन जाना चाहिए था गांजा पी के। तो या फूक मुझे नहीं पता यार, फूकते या पीते गांजा क्या करते उसके साथ। मेरा ना दिमाग, आई कैन फील इट्स मेल्टिंग। इतनी देर तक आप बात कर लो ना आदिपुरुष के बारे में तो ये चीज़ होने लगती है आपके साथ में। तो मेरा ना खून खौल रहा है अभी, तो आई थिंक मुझे रुक जाना चाहिए यहाँ पे। आदिपुरुष इज एपिक फेलियर है ये, एपिक। वो एपिक बनाने गए बट एपिक फेलियर बन के रह गई ये फिल्म। एंड दीज वर माई थॉट्स ऑन आदिपुरुष। अगर आपने भी फिल्म देखी है तो माई कंडोलेंसेस विथ यू। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है या पॉडकास्ट, आई डोंट नो मैं एडिटिंग के बाद क्या करने वाला हूँ इसका, तो प्लीज़ हिट थम्स अप, कमेंट कर देना, जय श्री राम कमेंट कर देना, शेयर कर देना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और घंटा दबा देना। सोच लेना कि ये घंटा कोई और घंटा है जो दबाने के बाद मज़ा आएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।